कोई ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार नजर नहीं आती जहां पर सोशल इंजीनियरिंग इस बात पर न कर दी जाती हो। लेकिन कुमार अभिषेक, अगर हम कुछ ऐसे मंत्री भी देखते हैं जैसे एस जयशंकर हो गए, हरदीप सिंह पुरी हो गए, जहां पर वोट बैंक की बात अलग हो जाती है, जाति सोचकर तो बनाया नहीं गया, उनकी जानकारी के हिसाब से लाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सच्चाई यह हो जाती है कि वहां पर आप जाति देखे बिना आप राजनीति कर नहीं सकते हैं। तो क्या वाकई भले ही कैमरे पर न बोले लेकिन दबे छुपे तैयारियां और कुर्ते के कपड़े खरीदे जाने लगे थे वहां पर भी? यानी उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व दिया जाने वाला है, मंत्रियों को मिल रहा है कोटा सबको? बिल्कुल श्वेता, देखिए जो ये मंत्रिमंडल विस्तार है इसमें कोई अगर सबसे ज्यादा पाने वाला है तो मुझे लगता है, और जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश ही होगा। 2022 फरवरी मार्च में चुनाव है, 7 से 8 महीने का वक्त बचा है और पूरी सोशल इंजीनियरिंग इस उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जरूर दिखाई देगी। मोदी मंत्रिमंडल में ये लगभग तय है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 6 से 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। और सभी लोगों को, कहने का मतलब है सभी सोशल इंजीनियरिंग के जो ग्रुप हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की योजना है। जैसे अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम अभी तुरंत आया है, रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है, ब्राह्मण चेहरे हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा वरुण गांधी का भी नाम चल रहा है। लेकिन जो पिछड़ी जाति है उससे आप देखिए जो लगभग तय है उसमें अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय है, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा निषाद पार्टी से प्रवीण निषाद, हालांकि आज दिन में वो गोरखपुर में ही थे, क्या उन्हें फोन गया है या नहीं, क्योंकि चर्चा बहुत है कि उन्हें भी एमओएस बनाया जा सकता है। लेकिन कल शपथ है और ज्यादातर लोगों को दिल्ली बुलाया जा चुका है। पिछड़ी जाति से भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, दलितों के तरफ से भी कई नाम सामने आए हैं कि इन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, वो जा सकते हैं। लेकिन सबका खुलासा होगा। लेकिन एक बात साफ है श्वेता कि ये पूरी तैयारी, पूरी कवायद उत्तर प्रदेश से जो होने वाली है वो 2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर होनी है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर सरकार बनाने की ओर निशाना रहेगा। और दूसरा ये कि जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं 14 और 19 के, तो वहां पर बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो ध्यान वहां पर रहना लाजमी है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक और हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। बहरहाल हम कुछ उदाहरण इस समय आपको याद कराते हैं। नितिन गडकरी को लगातार दोनों कार्यकाल में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय दिया जाता है, तो उनकी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते किए गए कामकाज के आधार पर चर्चा होती है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहती थी तो उनकी योग्यता सार्वजनिक दिखती थी। एस जयशंकर विदेश मंत्री बनते हैं तो विदेश सचिव के नाते उनके हुनर को देखा जाता है। लेकिन यही पैमाना हर मंत्री पद के लिए नजर नहीं आता। कई बार पार्टी के लिए त्याग को सर्वोपरि मानकर त्याग के बदले मंत्री पद का तोहफा दे दिया जाता है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस से घूमते हुए बीजेपी में आए नारायण राणे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, ये 3 चेहरे संभावित मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं और तीनों के पास राज्य की सरकार में अहम पद निभाने की योग्यता भी। लेकिन क्या सिर्फ वही काबिलियत ही इन्हें दिल्ली तक ले आई? महाराष्ट्र से दिल्ली आए नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 दशक का राजनीतिक अनुभव है। लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि अभी राणे को मंत्री पद मिलता है तो वजह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर होती महाराष्ट्र की राजनीति है। राज्य में राणे के जनाधार और दूसरी पार्टी से आए नेताओं के तौर पर सम्मान देना भी एक वजह है। नारायण राणे साहब को मंत्री करना ये अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने सही बोले तो महाराष्ट्र के जो तमाम हमारे मराठा समाज है इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। जो महाराष्ट्र की विधानसभा ने जो सिफारिश किया है उसको अगर मान्य कर लिए तो ये मराठा समाज के लिए बहुत बड़ा न्याय होगा और यही मंत्री पद से एक अच्छा संदेश महाराष्ट्र के मराठा समाज को जाएगा। तो सुशील मोदी और सर्बानंद सोनोवाल को कुर्सी देने के पीछे उनकी डिप्टी सीएम और सीएम रहते पद संभालने वाली योग्यता के साथ ही राज्य में पद त्यागने का तोहफा भी माना जा रहा है। चलिए, उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि आधार चाहे जो हो